नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो में हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ उस पूरी थ्योरी को हमने जितने एलैबोरेट मैनर में समझा था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हम अगेन बहुत इलैबोरेट मैनर में डील करेंगे, मगर इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझाने के पहले मुझे आपको दो और कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं वो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको इस थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप इस फिगर के थ्रू समझोगे मेरे साथ, जिसका नाम है पैलियो मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में हम लोग मूव ऑन करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कन्वेक्शन करंट थ्योरी को समझते हैं, क्योंकि यही आपका सोल और बेस बनाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को समझने में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आर्थर होम्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में इस कन्वेक्शन करंट थ्योरी को हमें बताया था, जो मेंटल में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर देख पा रहे हो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो अपर मेंटल होता है। और ये मेंटल क्या होता है, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हमारे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा है। तो एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल कहलाता है। इन आर्थर होम्स ने 1930 में हमें यह बताया था कि किस तरीके से इस मेंटल में कुछ कन्वेक्शन करंट्स फ्लो होते हैं। अब ये कैसे कन्वेक्शन करंट्स होते हैं और ये क्यों फ्लो होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल में हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण इसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू थर्मल डिफरेंस। थर्मल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। चलिए, आपने ये समझ लिया। अब ये जो आपको एरो बना के दिखाने की कोशिश की जा रही है ना दोस्तों, यही एक्चुअल में वो करंट है जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बहुत इंटेंस हीट को जनरेट कर लेते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्लियर? और हम जानते हैं ये क्या होता है, यही तो हमारा मैग्मा होता है जो कि बाहर आके लावा दिखता है हमें। तो अब ये बाहर कहां से आएगा, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों, इसमें दो तरीके की लिम्स होती हैं। जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना, लिम्स बोलते हैं हम, वैसे इसमें भी दो तरीके की लिम्स हम लोग बोलते हैं। एक है अपवर्ड आती हुई लिम्ब, जिसको हम राइजिंग लिम्ब के नाम से बोलेंगे, राइजिंग लिम्ब। और एक होगी डाउनवर्ड लिम्ब जो नीचे जा रही होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऊपर आती हुई दिख रही है, ये भी आपको ऊपर आती हुई दिख रही है, तो ये राइजिंग लिम्ब हो जाएगी और ये नीचे जाने वाली लिम्ब हो जाएंगी। चलिए, अब होता क्या है दोस्तों कि इस कन्वेक्शन करंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये दोनों अपवर्ड वाली लिम्ब ऐसे आएंगी तो ये क्या कोशिश करेगी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऐसे उठा के बाहर फेंक दे अर्थ सरफेस के या क्रस्ट के ऊपर। तो ये एक्चुअली में यही होता है कि ये दोनों अपवर्ड लिम्ब कोशिश करती है कि मैग्मा को ये लोग यहाँ से निकाल दें या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इस तरीके से निकल जाएं, तो यहाँ से लावा बाहर आ जाता है। और यही हमारी कहलाती है मिड ओशनिक रिज। इस मिड ओशनिक रिज को मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डील किया था, जब हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, डीप सी, एबिसल प्लेन और मिड ओशनिक रिज पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर लेक्चर में कन्वेक्शन करंट थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हुए देखेंगे कि हमारी मिड ओशनिक रिज किस तरीके से क्रिएट होती है। तो आपने यहाँ पे वो चीज़ भी समझ ली कि अच्छा, जब कन्वेक्शन करंट थ्योरी के अकॉर्डिंग करंट्स डेवलप होंगे तो उस करंट का जो राइजिंग लिम्ब होगा वो राइजिंग लिम्ब मैग्मा को ऊपर फेंक देगा और मिड ओशनिक रिज बन जाएगी। तो दोस्तों, एक बार आप लोग फॉलिंग लिम्ब के बारे में भी तो सोच के देखो। अभी हमने राइजिंग लिम्ब की तो बात कर ली कि लावा किस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग फॉलिंग लिम्ब के बारे में सोचते हैं
मान लेता हूं मैं कि एक करंट यहां पे ऐसा चल रहा है, एक करंट यहां पे ऐसा ऑलरेडी दिख ही रहा है आपको। तो ये क्या देख रहे हो आप? ये आप देख रहे हो कि दोनों फॉलिंग लिम्ब एक जगह आके मिल रहे हैं। अब अगर आप ये समझ पा रहे हो कि फॉलिंग लिम्ब मतलब कि नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे प्लेट को, तो आप ये भी समझ पा रहे होगे कि ये वाला करंट कोशिश करेगा प्लेट को इधर खसकाने की और ये वाला प्लेट को इधर खसकाने की। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कन्वर्जेंस हो जाएगा। किसका? दो प्लेट का। अब हम ये बात जानते हैं कि जब भी ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशन ओशन क्रस्ट मर्ज होती हैं तो क्या होता है? सबडक्शन हो जाता है, और यही यहां पे दिखाने की कोशिश की है। और जहां पे भी सबडक्शन होता है, जहां पे भी सबडक्शन होता है वहां पे ट्रेंच बन जाती है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आपने यहां पे अभी क्या चीज सीखी? आपने यहां पे ये चीज सीखी कि जब दो राइजिंग लिम्ब मिलेंगे तो ये लावा को ऊपर फेंकेंगे, दोनों प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज होंगी और मिड ओशनिक रिज बन जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपने सीखी, जब दो फॉलिंग लिम्ब मिलेंगे तो क्या होगा? प्लेट्स कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होगा तो क्या होगा? ट्रेंच बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत सिंपल मैनर में कन्वेक्शन करंट थ्योरी को समझा पाया हूं। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म के बारे में। ये क्या बोलता है? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे कुछ एरोज बने हुए दिखेंगे, ध्यान से, और एक कलर के दिखेंगे। ये ग्रीन ग्रीन ऐसा दिख रहा है, ये पिंक पिंक ऐसा दिख रहा है। चलिए इसको समझते हैं क्या हो रहा है। ये आपको राइजिंग मैग्मा दिखा रहा है, मतलब मैग्मा ऊपर आता हुआ दिखा रहा है, और ये मेंटल दिखा रहा है। क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि ये पैलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। बेसिकली ये स्टडी होती है जिसमें हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करते हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग रैक, रॉक्स, सेडिमेंट्स, या फिर किसी भी आर्कोलॉजिकल मटेरियल के थ्रू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। किसकी मदद से करते हैं? हम करते हैं रॉक्स की स्टडी करके, या किसी भी तरीके के आर्कोलॉजिकल मटेरियल को स्टडी करके हम ये देखते हैं। अब आपको ये जान के शॉक भी हो सकता है, या एक नई चीज भी आपको पता चल सकती है कि जब हमने ये चीज करी, या जब भी हम ये चीज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स होती रहती है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस पोलैरिटी 4 to 5 टाइम्स एवरी मिलियन ईयर्स। मतलब कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेती है 4 से 5 बार आफ्टर एवरी मिलियन ईयर्स। तो ये आप देख सकते हो कि यही चीज तो यहां पे हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने ये पाया कि ये तो आप मिड ओशनिक रिज है, ये तो आप जानते हो कि मिड ओशनिक रिज के इस साइड और इस साइड जब हमने रॉक्स की स्टडी करी तो हमें ये पता चला कि जो रॉक्स की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे एकदम नियर बाय इस साइड की अगर हम लें तो यहाँ पे ऐसी आएगी, एकदम नियर बाय इस साइड की यहाँ लें तो ये ऐसी आएगी, इसके साइड ऐसी। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि ये जो मिड ओशनिक रिज है इसके इस साइड बिल्कुल वैसा ही पैटर्न मिल रहा है हमको जैसा इस साइड जाने पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से जो भी मटेरियल बाहर आ रहा है वो इक्वल मैनर में इधर और इधर जा रहा है, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज आपके दिमाग में यह आ सकती है अगर आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो कि मैंने यहां पे आपको ये बोला कि हम इन रॉक्स के थ्रू, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इन रॉक्स के थ्रू हम रिकॉर्ड करके पैलियोमैग्नेटिज्म को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैं अभी बोल रहा हूं मैग्मा बाहर आएगा, बाहर आके लावा कहलाएगा, तो ये रॉक्स कैसे बन गई? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि इस मैग्मा में होता है बसाल्ट कंटेंट, जिसको कि बसाल्टिक मटेरियल बोला जाता है, जिसमें लो सिलिका आयरन रिच मटेरियल होता है। जब ये बाहर आता है तो ये सॉलिडिफाई होता है, और ये सॉलिडिफाई होके यही रॉक बन जाता है। और जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो ये उस समय की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर, और इसको हम लोग बाद में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस इतना आसान सा ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो बस दोस्तों, अगर हमको इतनी बात समझ में आ गई तो हमको सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं कि ये थ्योरी प्रपोज की गई थी हैरी हेस के द्वारा, जिसमें उन्होंने
सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हमें कॉन्सेप्ट समझाया था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तो टेंशनल स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसके थ्रू लिथोस्फीयर में, जैसे कि आप ये लिथोस्फीयर देख पा रहे हो, इस लिथोस्फीयर में फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे, जैसा कि आप ये फ्रैक्चर देख पा रहे हो। इस फ्रैक्चर से क्या होगा, ये जो मैग्मा आपको एरो के थ्रू दिखा रहे हैं, ये मैग्मा बाहर आ जाएगा लावा बन के। क्लियर, आपने एक चीज़ समझ ली। अब ये बाहर अगर लावा आएगा तो आप ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब ये बाहर आएगा तो ये दोनों प्लेट को ऐसे खसकाएगा और इसी के बाद लावा बाहर आएगा। ठीक है, इन्होंने भी यही बताया कि ऐसा होगा। फिर उन्होंने बताया कि इसके आसपास न्यूली फॉर्म रॉक हो जाएंगी या नई सी फ्लोर बन रही है, जिसको हम न्यूली फॉर्म सी फ्लोर बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नई नई रॉक्स बन रही है। और इसमें जो पहले ओल्डर रॉक्स हुआ करती होगी उसकी जगह अब कौन ले रहा है, ये न्यूअर रॉक्स ले रही हैं। मगर टाइम के साथ आप देखो ध्यान से वापस से कि यहां पे न्यू रॉक बनी, फिर ये न्यू रॉक तो इधर खसकती जाएगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि बार बार लावा बाहर आ रहा है। तो जो न्यू रॉक पहले यहां थी फिर यहां आ जाएगी, फिर यहां आ जाएगी, फिर यहां आ जाएगी। मगर जैसे ही यहां आएगी तो फिर तो सबडक्शन का टाइम आ गया, इसको नीचे जाना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? मतलब कि यहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमें यह बताया गया कि जो हमारा सी फ्लोर है वो इस तरीके से स्प्रेड होता है, मतलब कि नई नई रॉक्स फॉर्म होती हैं जब ये बाहर आता है लावा। मगर स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर, क्योंकि अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग को बिल्कुल जायज ठहरा दें तो हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारा ओशन फ्लोर जो है वो तो लगातार बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ओशन फ्लोर नहीं बढ़ रहा। तो फिर हमको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब नई रॉक्स फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे या नई ओशन फ्लोर फॉर्म हो रही है तो ये स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दब भी रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहां से जब ये नया बन रहा है तो यहां पे ये दब रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिनिमाइज कर देते हैं या नलीफाई कर देते हैं। और इसी चीज के एविडेंसेस हमें मिले भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखा गया है कि जो ओशन क्रस्ट के रॉक्स होते हैं दोस्तों वो बहुत यंगर हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स। कॉन्टिनेंटल रॉक्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, वहीं अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ये मिड मिसोजोइक एरा की हम देखते हैं। अब ये मिड मिसोजोइक एरा कब आता है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा। जिसको नहीं पता आप ये समझ लो कि इसी टाइम पे हमारा जो पेंजिया है वो ब्रोक आउट हुआ था। तो ये इस टाइम का हमें ओशनिक क्रस्ट देखने को मिलता है। और साथ ही जैसा मैंने बताया कि हमको एविडेंसेस इस तरीके से समझ में आते हैं क्योंकि जो मिड ओशनिक रीज है उसके बिल्कुल पास में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हमको न्यू रॉक्स देखने को मिलती है। मगर जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रीज से दूर जाते हैं, इस साइड या इस साइड, हमको ओल्डर रॉक्स देखने को मिलती हैं। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब क्या है, जो हम समझ रहे थे कि यहाँ से जब चीज़ बाहर आ रही है तो यहीं पे हमको नया मटेरियल मिलेगा, या नया रॉक या नई सी फ्लोर। तो यंगर रॉक्स विल ऑलवेज बी फाउंड नियर टू द स्प्रेडिंग जोन। और स्प्रेडिंग जोन का कौन सा है, ये वाला। तो दोस्तों हमने इससे क्या क्या चीज़ें समझी, हमने ये समझा कि ओशनिक रॉक्स का नेचर क्या होता है, मिड ओशनिक रीजेस क्या होती हैं। हमने ये समझा कि किस तरीके से एक बार अगर नई रॉक्स या नई सी फ्लोर बन रही है तो कैसे एक जगह से सबडक्ट भी हो रही है। इस कारण से जो टोटल आपका सी फ्लोर होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसके बाद हमने ये भी समझा कि मिड ओशनिक रिज के क्लोजर जो रॉक्स होती हैं उसमें पोलैरिटी सेम होती है, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था ना पेलियोमैग्नेटिज्म में, कि मिड ओशनिक रिज के इधर और इधर वाली देखेंगे तो एक जैसी पोलैरिटी है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक जैसी पोलैरिटी है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक जैसी पोलैरिटी है। तो इस तरीके से हमने पोलैरिटी जब देखी तो हमें वो भी सेम दिखी। तो इस चीज़ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमारा कंफर्म होता है और इसी से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझा पाते हैं विद द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।